हेलो दोस्तों, नमस्कार। हल्द्वानी उत्तराखंड से मैं डॉक्टर राम सेवक वर्मा अपने चैनल होम्योपैथी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम सबकी नाक से संबंधित 4 मुख्य परेशानियां होती हैं। पहली परेशानी तो होती है कॉमन कोल्ड यानी सामान्य सर्दी जुकाम। दूसरी परेशानी होती है साइनसाइटिस यानी नाक के रास्ते में, नाक के साइनस में सूजन आ जाना। तीसरी परेशानी होती है नेजल पॉलिप्स, नाक के रास्ते में मांस बढ़ जाना या मस्से बढ़ जाना। और चौथी परेशानी होती है एलर्जिक राइनाइटिस यानी किसी एलर्जी के कारण हमारे नाक के रास्ते में सूजन होना और उससे तमाम तरह की परेशानियां पैदा होना। दोस्तों, वैसे तो इन सब के कॉमन सिम्टम करीब करीब एक जैसे होते हैं, पर इनके स्पेसिफिक सिम्टम अलग अलग होते हैं। होम्योपैथी चूँकि लक्षणों के आधार पर बीमारियों का इलाज करती है, इसलिए इन सब की दवाइयाँ भी अलग अलग हैं, इनके सबके कारण भी अलग अलग हैं और दवाइयाँ भी अलग अलग हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। यदि आपने मेरा वीडियो कॉमन कोल्ड के बारे में, साइनसाइटिस के बारे में या नेजल पॉलिप्स के बारे में नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य देख लें। इससे आपको नाक से संबंधित होने वाली बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एलर्जी का मतलब एलर्जी के कारण, राइनाइटिस का मतलब है, राइन का मतलब होता है नाक और आइटिस का मतलब होता है सूजन। मेडिकल में जब किसी अंग के आगे आइटिस लग जाता है तब इसका मतलब होता है उस अंग की सूजन। जैसे ब्रोंकिया की सूजन को ब्रोंकाइटिस, मसूड़ों की सूजन को जिंजीवाइटिस, आँख की सूजन को कंजंक्टिवाइटिस, दिमाग की सूजन को इंसेफेलाइटिस, उसी तरह से नाक की सूजन को राइनाइटिस कहते हैं। दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस वो स्थिति है जब हमारी नाक किसी खास पदार्थ के प्रति ओवर सेंसिटिव हो, यानी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म किसी खास पदार्थ के प्रति हाइपर एक्टिव। इसमें कोई भी पदार्थ ऐसा हो सकता है जो किसी के लिए एलर्जिक हो सकता है और किसी के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी किसी को पोलन से यानी परागकणों से, धूल से, धुएं से, मौसम की तब्दीली से, फफूंद से या एनिमल डेंडर से एलर्जी हो सकती है, उसको एलर्जी के सिम्टम आ सकते हैं और दूसरों को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, जब हमारा शरीर किसी अजनबी पदार्थ के संपर्क में आता है जिसे हम एलर्जन कहते हैं, यानी जिसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, हाइपर सेंसिटिव है, तब हमारा शरीर एक प्राकृतिक पदार्थ निकालता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं। ये हिस्टामिन हमें उस एलर्जन से प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए हमारे साइनस अधिक मात्रा में म्यूकस बनाने लगते हैं, यानी नाक से पानी आने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है और इस पानी के सहारे वो उस एलर्जन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें छींक के द्वारा, खांसी के द्वारा, नाक से पानी आकर के, आंखों से पानी आकर के उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। या ऐसी स्थिति आती है कि जब इससे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तब ये हिस्टामिन हमारे नाक के रास्ते में सूजन पैदा करके उस एलर्जन को अंदर जाने से रोक देता है, यानी नाक के रास्ते को बंद कर देता है जिससे ये एलर्जन अंदर न जा सके। ये जो एलर्जन है, इनमें फूलों के परागकण हो सकते हैं, जंगली घास के परागकण हो सकते हैं, फफूंद हो सकती है, धुआं हो सकता है, एनिमल डेंडर हो सकता है, यानी जो पालतू जानवर हैं इनके झड़ने वाले बाल और इनकी डेड स्किन जो झड़ती रहती है वो हो सकती है। जो फॉसिल डस्ट है, फॉसिल डस्ट का मतलब है वो डस्ट जिसे फॉसिल्स मिले हों। फॉसिल्स का मतलब है जिसमें जीवाश्म मिले हुए हों, जैसे अलमारियों के पीछे की डस्ट या कोने साफ करने में जो डस्ट निकलती है उससे मच्छरों के अंग हो सकते हैं, उनके पंख हो सकते हैं, टांगे हो सकती हैं, मकड़ी के जाले हो सकते हैं जो मकड़ी की लार से बनते हैं, मकड़ी की जो स्किन है वो झड़ती रहती है वो भी उसमें शामिल हो सकती है। तो जब ये हमारी नाक में या म्यूकस मेम्ब्रेन में जाती है तब वहाँ पर इरिटेशन पैदा करती है और उससे सूजन आ जाती है। तो ये पदार्थ हमारे लिए जो है एलर्जी पैदा करते हैं। ये एलर्जन 2 तरह के होते हैं। एक तो एलर्जन होते हैं सीजनल और दूसरे होते हैं पेरिनियल। सीजनल का मतलब है, जैसे एक नाम से पता चलता है कि जो पतझड़ के मौसम में और गर्मी के मौसम में जो फूल खिलने वाले हैं उनसे उड़ने वाले जो परागकण हैं वो हो सकते हैं, या जो जाड़े के मौसम में और बसंत की मौसम में होने वाले परागकण हैं वो हो सकते हैं। तो ये एलर्जी पैदा करते हैं इन चीज़ों के परागकण। जो घास इन दिनों फलती फूलती है उसके उड़ने वाले परागकण ये परेशानी पैदा करते हैं। दूसरे होते हैं पेरिनियल जो एलर्जन है। पेरिनियल एलर्जन ज़्यादातर इंडोर एलर्जन होते हैं जो मौसम की तब्दीली से नहीं होते, जो हमारे घर में ही पाए जाते हैं या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे हम किसी सिगरेट फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं या किसी वुड कटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये तो होंगे पेरिनियल एलर्जन जो बाहर के हैं। और घर में होने वाले जैसे किचन की फ्यूम्स उड़ती हैं
और जो डस्ट माइट्स हैं, फफूंद है, मकड़ी के जाले हैं, फॉसिल डस्ट है। उसी तरह से कुछ फूड आइटम हैं, जैसे मूंगफली के जो छिलका है अंदर का लाल वाला, वो भी बहुत से लोगों के लिए एलर्जी पैदा करता है। बादाम का छिलका भी बहुत से लोगों को एलर्जी पैदा करता है। राइस ब्रान जो चावल के ऊपर का छिलका है, ये भी बहुत से लोगों को एलर्जी करता है। और किचन में जो सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें उड़ने वाली गंध भी तमाम लोगों को एलर्जी पैदा करती है, उससे उनकी नाक में सूजन आती है। तो जिन पदार्थों से हमारी नाक हाइपर सेंसिटिव होती है, ये एलर्जन घर में ही पाए जाते हैं और बाहर ही पाए जाते हैं। इसके कारणों के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका कोई पुख्ता कारण अभी तक पता नहीं चला है, केवल कुछ रिस्क फैक्टर सामने आते हैं। तो इसमें पहला रिस्क फैक्टर तो यही है कि अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है, हमारे माता पिता को एलर्जिक राइनाइटिस थी, तो हमें भी ये होने की बहुत बड़ी संभावना है। दूसरा ये हो सकता है कि जो स्मोक वाली जगह पे हम अगर काम करते हैं, या सिगरेट फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ टोबैको डस्ट उड़ती रहती है, या केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर हो सकती है, वुड कटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर हो सकती है, या जहाँ पर तेज़ गंध वाली और इस तरह की चीज़ें उड़ती हैं जो हमारे नाक में जा कर के एलर्जी पैदा करती हैं। तमाम लोगों को जो सीमेंट का काम करते हैं, उनको नाक में जब सीमेंट के कण जाते हैं तब वो एलर्जी पैदा करते हैं, तो वो उनके लिए एलर्जन हो सकता है। दोस्तों, इसमें यानी जो मौसम की तब्दीली होती है, जैसे जाड़े का मौसम है, जाड़े के मौसम में ये जो एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी है ये बढ़ जाती है। या जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होगा, जब मौसम में नमी ज़्यादा होगी, तब भी ये परेशानी बढ़ सकती है। एयर पोल्यूशन वाले शहरों में ये परेशानी ज़्यादातर लोगों को देखने में आती है। इसके अलावा जो हेयर स्प्रे हैं, परफ्यूम्स हैं, डीओ हैं, इनसे भी बहुत से लोगों को एलर्जी होती है और उनकी नाक हाइपर सेंसिटिव हो जाती है और उनकी नाक से, आंखों से पानी आने लगता है। इसके अलावा जो सामान्य तौर पर वुड स्मोक है, लोग लकड़ी जलाते हैं, उससे भी जो धुआं उठता है वो भी बहुत से लोगों के लिए एलर्जी पैदा करता है। और इन हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में ये आम परेशानी है, जहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है और इस तरह की डस्ट उड़ती रहती है और सांस में जाती रहती है, तो ज़्यादातर लोगों को ऐसी एरिया में एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी देखी जाती है। इसमें जो लक्षण आएंगे, लक्षण में इसमें एक तो लगातार छींकें आएंगी, नाक बह सकती है, नाक बहती रहेगी या नाक बंद हो सकती है, नाक के अंदर खुजली हो सकती है, कुछ क्रॉलिंग सेंसेशन हो सकता है जैसे कुछ चल रहा है, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, आँखों में खुजली होना, आँखों से पानी आना, आँखों के नीचे काले घेरे बन जाना, बार बार सिरदर्द होना, शरीर पर खुजली हो जाना, पित्ती निकलना, बिना कारण थकान बनी रहती है। लैक्रिमल डक्ट और कान की डक्ट दोनों अंदर से मिली हुई होती हैं, इसलिए आँखों और कानों में दर्द हो सकता है। ये लंबे समय तक रहेगा। मौसम की तब्दीली बर्दाश्त न कर पाना, या इसका सबसे बड़ा कारण है वीक इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और आपको बार बार सर्दी जुकाम की शिकायत होती है, तो आपको ये एलर्जिक राइनाइटिस की परेशानी होगी। इसमें कॉम्प्लिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में एक तो नेजल पॉलिप बन सकते हैं, नाक के अंदर मस्से बढ़ सकते हैं, नाक का रास्ता बंद हो सकता है, या एडेनॉइड बढ़ सकते हैं, बाल सफ़ेद हो सकते हैं, सांस की बीमारी हो सकती है, दमा भी हो सकती है अगर लंबे समय तक ये रहे। दोस्तों, अब इसके बारे में होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी दवाइयाँ तो दोस्तों किसी मरीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखने के बाद ही कंफर्म हो पाती हैं। फिर भी जो आमतौर पर जो दवाइयाँ होती हैं उनके बारे में हम बताएंगे। हमारी सलाह फिर भी यही रहेगी कि आप अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर साहब पास जाएँ, उन्हें अपनी परेशानी बताएंगे, वो देखेंगे कि परेशानी कितने दिन से है, इसमें क्या क्या सिम्टम प्रोमिनेंट हैं, ये एलर्जिक राइनाइटिस ही है कि और कोई परेशानी है। वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे कि आपको और क्या परेशानी है, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे और उसके बाद में जो सूटेबल दवा होगी वो देंगे। इस बीमारी को ठीक होने में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर ठीक हो जाती है। दोस्तों, हम अपने यहाँ जो दवाइयाँ देते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, कॉमनली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल दवा शामिल नहीं है। तो इसमें पहली दवाई तो हम देंगे, चूँकि एक ट्यूबरकुलर मियास्म का परेशानी है, तो हम सबसे पहली खुराक देते हैं ट्यूबरकुलिनम 1M। ये 15 दिन में एक बार देते हैं, यानी हर 15 दिन पे एक खुराक ट्यूबरकुलिनम 1M की रहेगी। रेक्वेक जर्मनी की एक ड्रॉप आती है R84, इस ड्रॉप्स की 1/4 कप पानी में 10-10 बूंद डाल करके दिन में 3 बार देते हैं। अगली दवाई है हिस्टामिनम 30। हिस्टामिनम 30 की 4-4 बूंदें या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार देते हैं। ये भी आपकी एलर्जी को दूर करने में बहुत मददगार साबित होती है। अगली दवाई है डल्कामारा 200। ये सवेरे सवेरे हम देते हैं 4 गोली या 4 बूंद। दूसरी दवाई है नाइट्रोम्यूर 200। ये भी दोपहर में देते हैं 4 बूंद या 4 गोली। और तीसरी दवाई है सेबाडिला 200। ये शाम को देते हैं 4 बूंद या 4 गोलियाँ।
इसके अलावा अगर आपको डस्ट से एलर्जी है तो उसके लिए पोथोस 30 बहुत अच्छी दवाई है। अगर आपको डस्ट से एलर्जी होती है तो पोथोस 30 की 4-4 बूंद या 4-4 गोलियाँ दिन में 3 बार लीजिए, बहुत जल्दी आपको आराम मालूम होने लगेगा। हाँ, यदि आपको नाक में जलन रहती है और बार बार ये परेशानी होती है तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत अच्छी दवाई है। ये आपकी जलन को कम करेगी और जो आपको एलर्जी होती है उसमें काफ़ी आराम पहुँचाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप अपने कमेंट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।